अब हम आते हैं प्रॉपर कोर्स की तरफ और चैप्टर 1 से हम एंटी टेस्ट के पहले लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 आपका बुक 1 जो है टेक्स्ट बुक फेडरल बोर्ड और जो रावलपिंडी बोर्ड में आपकी बुक चल रही होती है और जो भी बाकी बोर्ड्स के अंदर भी चलती हैं बुक्स, उनका भी चैप्टर 1 जो है वो आपका यही होता है। टाइटल इसका है नंबर सिस्टम्स और इसमें हम जितने भी नंबर सिस्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेजर 2 नंबर सिस्टम यहाँ डिस्कस होने हैं वो रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो थोड़ा सा नंबर सिस्टम के हवाले से ज़रा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि जो अभी तक मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम्स चल रहे हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो मैथमेटिक्स की हिस्ट्री का सेट बना था वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर था। इसको हम डिनोट करते हैं n से। एक एक्स्ट्रा लाइन यहाँ लगाई जाती है ताकि थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सके कि ये कोई ऑर्डिनरी n नहीं है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को शो कर रहा है। और इसमें नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी होते हैं। नेचुरल नंबर कहने की रीज़न ये है कि ये नेचुरली हर इंसान के माइंड में एक बिल्ट इन फीचर होता है, यानी जो कैलकुलेट करने वाला एक ऑप्शन है वो हर एक के पास होता है और अगर कोई ले मैन भी है तो वो भी काउंटिंग कम अज़ कम स्टार्ट कर लेता है या कर सकता है। तो इसको काउंटिंग सेट ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं और इसको या नेचुरल नंबर कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं इसको। नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम एक एडिशन करें ज़ीरो का, तो ज़ीरो का एडिशन करने के बाद एक सेट जनरेट होता है जिसको हम W से डिनोट करते हैं और इसे कहते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर एक नंबर का एडिशन किया हमने ज़ीरो का, तो सेट ऑफ होल नंबर्स बन गए। फिर अगर इन्हीं नंबर्स के अंदर आप इन नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी डाल दें, 0 +-1 +-2 +-3, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स मिलाए जाएं तो इनको हम इंटीजर्स कहते हैं और इन्हें अलग अलग कैटेगराइज भी किया जा सकता है। पॉजिटिव नंबर अलग लिखे जा सकते हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, नेगेटिव नंबर नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं और ज़ीरो जो है वो न्यूट्रल साइन वाला होता है, ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव। अब आगे चलते हैं Z से ऑनवर्ड। तो अगर इंटीजर्स का ही हम क्वोशंट लेना शुरू कर दें, डिवाइड करना शुरू कर दें इंटीजर्स को एक पर्टिकुलर कंडीशन के साथ, तो जो सेट हमारे पास बनता है उसको हम Q से डिनोट करते हैं और इसमें हमारे पास वो सारे नंबर्स आ जाते हैं जो 2 इंटीजर्स की रेशो से बनते हैं। अगर हम जिस तरह ये 3 सेट हमने लिखे हैं तो इस सेट को लिखने के लिए हमने टेबुलर मेथड यूज़ किया, हमने एक लिस्ट बना ली है क्योंकि ये तीनों सेट जो थे ये काउंटेबल थे, जबकि सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है ये काउंटेबल नहीं होता, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है। इसलिए इसको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे तो हम इसके लिए सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि Q जो है सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है इट कंटेन्स X सच दैट X इज़ इक्वल टू P/Q। अब P और Q पे कंडीशन ये होती है कि P, Q बोथ आर इंटीजर्स, यानी वो Z से बिलोंग करें, एंड एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो ना हो, यानी Q ज़ीरो ना हो। तो इस तरह अगर लिखेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है और सिंपल वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि 2 इंटीजर्स को डिवाइड करने से रैशनल नंबर बनता है प्रोवाइडेड दैट कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो ना हो। फिर इसी की जो कंटिन्यूएशन में अगर हम आगे चलें तो जब हम इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि नंबर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस हो रहा है। अगर नंबर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस हो जाए तो वो रैशनल नंबर बन जाता है और अगर वो नंबर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस ना हो तो उसको फिर हम Q प्राइम से डिनोट करते हैं और ये कहलाता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। हम ये कहेंगे कि इसमें X सच दैट, ऊपर हमने कहा था कि ये P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, यहाँ हम ये कहेंगे कि X कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। वही सेम कंडीशंस हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इन कंडीशंस के साथ किसी नंबर को आप लिख सकें तो वो रैशनल नंबर और अगर ना लिख सकें तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। और यूजुअली सेट्स के अंदर हम प्राइम जो है वो कंप्लीमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कह सकते हैं हम कि Q और Q प्राइम एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। जो नंबर रैशनल है वो इर्रेशनल नहीं होगा और जो इर्रेशनल है वो रैशनल नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं। ये सारी जो हैं नंबर्स की हमने कैटेगरीज बनाई हैं, इसमें कुछ कैटेगरीज हम स्किप भी कर रहे हैं जो कि हमारे काम की नहीं है। जैसे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स हैं,
वो आप सारे समझते हैं कि 2 पे डिविजिबल हो नंबर तो वो इवन है, और अगर डिविजिबल नहीं तो वो ऑड नंबर है। इसी तरह प्राइम नंबर्स हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं, उनकी यहाँ डिस्कशन इस लेवल पे हमने नहीं करनी। जो मेन सेट्स हमारे काम के थे वो हमने यहाँ डिस्कस किए। आगे चलते हैं फिर रैशनल और इर्रेशनल। अगर इन दोनों सेट्स को मर्ज किया जाए, इकट्ठा किया जाए, इनका यूनियन लिया जाए तो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर सामने आता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर जो है इसको अगर हम आर से डिनोट करें, ये इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन है, इसको आर से डिनोट करते हैं और इसमें एक्स्ट्रा लाइन डाल के इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो सेट ऑफ रियल नंबर इज़ बेसिकली यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल। और फिर रियल नंबर तक बात ख़त्म नहीं होती। रियल नंबर्स की जो कंपोजिशन है, जो इनका लीनियर कम्बिनेशन है, उससे फिर हम एक नया सेट बनाते हैं जिसको सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। तो ये अभी हम इन सेट्स का एक रफ़ आइडिया ले रहे हैं, फिर हम इनको अलग अलग करके डिस्कस भी करेंगे। तो अब हम अगर यहाँ तक देखें तो हम रियल नंबर्स तक पहुँच चुके हैं, और अगर इसको एक चेन बना के लिखा जाए, जो कि आपके एंट्री टेस्ट के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ के MCQs में 2 या 3 बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जिसमें से ये पूछा गया था कि कौन सी चेन ट्रू है। तो एक सबसेट्स की चेन बनी होती है। इसको अगर मैं यहाँ लिखूँ तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ से अगर आप बात शुरू करें कि नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर्स का, होल नंबर सबसेट हैं Z के, और अगर Z से आगे चलें तो Z सबसेट बनता है Q का, और फिर Q सबसेट बनता है R का। तो ये यूँ लिख सकते हैं हम, जो चेन हमारे पास बनती है, चेन ऑफ सेट्स, तो इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट है सेट ऑफ होल नंबर्स का, होल नंबर्स का सेट सबसेट बनता है इंटीजर्स का, इंटीजर्स का सेट सबसेट बनता है रैशनल का, रैशनल का सेट सबसेट बनता है रियल का। अब इस चेन में इर्रेशनल नंबर नहीं रखे, चूँकि वो किसी और को कंटेन नहीं करते, वो आगे R में कंटेन होते हैं। अब ये चेन यहाँ तक रुकी नहीं हुई, इस चेन को फर्दर हमने सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स तक लेके जाना है। चूँकि वो अभी हम डिस्कशन नहीं कर रहे उसकी, तो फिलहाल हम इस चेन को यहाँ तक रखते हैं। अब ये तो एक रफ़ आइडिया था लेक्चर जो हमने पहला स्टार्ट करना था कि इसमें हमने किस तरह डील करना है। तो नंबर सिस्टम मैंने अब जैसे पहले आपसे कहा है कि 2 मेन जो नंबर सिस्टम वो डिस्कस होने हैं यहाँ पे, रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर्स। अब ज़रा इन चीज़ों को हम डिटेल से पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये चीज़ें आपके MCQs में किस तरह से आ सकती हैं। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है कि आपके पास ये जो चेन है, इस तरह के 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, और आपने उसमें से करेक्ट जो चेन है वो टिक करनी होगी। अगर आप इसको रीअरेंज करें, Z पहले लिख दें, W पहले कर दें, Q पहले कर दें, तो ये आपके बहुत सारे ऑप्शन बन सकते हैं। आप लोगों ने इस ऑर्डर में याद रखना है कि कौन सा सेट किस में कंटेन करता है, ताकि आप उसको आसानी से टिक कर सकें। अब हम आगे चलते हैं, प्रॉपर अगर डिटेल में जाएँ तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर्स को डिटेल से पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ हेडिंग लिख रहा हूँ, यहाँ से हम डिफाइन प्रॉपर करके चल रहे हैं। तो पहली डेफिनेशन मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे, सेट ऑफ रैशनल नंबर, और उससे पहले सेट लिखने से पहले हम नंबर को डिफाइन करके चलते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था कि रैशनल नंबर का सेट किस तरह के नंबर्स को कंटेन करता है, x सच दैट x कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q, यानी वो नंबर जो फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जा सकता हो और फ्रैक्शन के दोनों पार्ट्स इंटीजर्स हों, और जो उसका डिनोमिनेटर है वो 0 ना हो। तो आपने अब अच्छी तरह बात समझ लेनी है कि जो नंबर फ्रैक्शन में एक्सप्रेस हो जाता है उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब ये बात आपको यहाँ तक क्लियर थी, इसको फर्दर डिस्कस करके हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसकी टाइप्स देख लेते हैं कि रैशनल नंबर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, जिसको आप एग्जाम्पल्स भी कह सकते हैं जो आप समझ सकें। तो टाइप्स में सबसे पहली टाइप हमारे पास आती है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स नंबर्स रैशनल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिर्फ इशू ये होता है कि आप लोगों ने चूँकि फ्रैक्शन की फॉर्म में डेफिनेशन पढ़ी होती है, तो डेसिमल्स में आप कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो आपके सामने छोटी सी एग्जांपल मैं कोट करता हूँ, जैसे 0.75, ये एक नंबर लिखा है मैंने जो कि फ्रैक्शन नहीं है, डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है 0.75। पॉइंट के बाद ये जो 2 डिजिट आपको नज़र आ रहे हैं, इनको हम डेसिमल्स कहते हैं, और 2 होने का मतलब है कि 2 डेसिमल प्लेस तक लिखा हुआ है। अब अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो आप सारे जानते हैं जूनियर क्लासेस से कि इसका पॉइंट रिमूव करेंगे
तो पॉइंट की जगह पे 1 आ जाएगा और 7 और 5 की जगह 2 ज़ीरोज़, तो ये 75/100 बन गया, जो कि अल्टीमेटली सिंप्लीफिकेशन से आपको मिलेगा 3/4। तो फिर हमने ये ऑब्ज़र्व कर लिया है कि डेसिमल नंबर जो कि टर्मिनेट हो रहा था 2 डेसिमल प्लेस पे जाके टर्मिनेट हुआ था, वो नंबर आसानी से फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कैन बी रिटन इन फ्रैक्शनल फॉर्म विद द बेसिक कंडीशंस। जो कंडीशंस होती हैं उनके साथ लिख सकते हैं उसको आप। सो वी कंक्लूड दैट एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल इज़ अ रैशनल नंबर। अब इसके बाद ये तो छोटी सी एक एग्जांपल है, इस तरह की आपके बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल जो फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के बाद अपनी वैल्यू को स्टॉप करता है, वो नंबर p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है और वो रैशनल नंबर होता है। इसके बाद देखते हैं और कौन से नंबर हो सकते हैं और क्या टाइप है। तो हम लिखते हैं कि या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास डेसिमल का होता है रिकरिंग डेसिमल। तो जिस तरह से टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रैशनल नंबर कहलाते हैं, इसी तरह से रिकरिंग डेसिमल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब टर्मिनेटिंग और रिकरिंग लिखने का मतलब ये है कि ये वो नंबर जो टर्मिनेट नहीं होंगे, लेकिन रिकरिंग का मीनिंग ये होगा कि वो फिर एक ही नंबर को बार बार रिपीट कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 0.333, ये जो 3 है ये इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स जो है वो हम लिख रहे हैं इसको, और ये रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो ये चलता जा रहा है, और अगर इस नंबर को भी हम लिखना चाहें तो ये नंबर फ्रैक्शनल फॉर्म में 1/3 को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे इसका तो एक रूल आपके पास छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि पॉइंट की जगह 1 लिखना है, 7 और 5 की जगह 0 0 लिखने हैं, तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि इसको हमने कैसे 1/3 लिख दिया, क्या ये हर बार 1/3 आएगा या ये इस 3 की वजह से 3 आए। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम इसकी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक पढ़ लेते हैं। जब भी कोई नंबर रिकरिंग डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ होता है तो हमारे पास हम ये करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आप 0.3 जो है, जो रिपीट होने वाला 3 है, इसके ऊपर एक बार लगा दें। ये इस बात को शो करता है कि ये 3 रिपीटिशन में है, ये रिपीट हो रहा है। और फिर आप बार और पॉइंट रिमूव करके देखें तो सिर्फ 3 लिखा हुआ आएगा, और जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतनी दफ़ा आपने डिनोमिनेटर में 9 लिखना है। बेशक ये 2 बार हो, 3 बार या 4, किसी भी डिजिट के ऊपर बार होगा। अगर ये एक डिजिट के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार है, तो आपने इतनी दफ़ा उसके नीचे 9 लिखना है। इससे आप देखें 3/9 बन गया, और ये अल्टीमेटली बना 1/3। अगर आप इसकी एक और एग्जाम्पल कोट करते हैं तो मैं वो भी लिख देता हूँ। जैसे आप कहें 0.121212, अब आप देख सकते हैं कि 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं आपके सामने। तो इसको जब हम बार की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 0.12 बार हो जाएगा। और अगर ये ऊपर वर्किंग रूल मैंने आपको बताया, अगर वो अप्लाई करें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप ये करेंगे कि बार और पॉइंट रिमूव करें तो यहाँ पे 1 2 आ जाएगा, और चूँकि 2 डिजिट्स यानी 1 और 2 दोनों के ऊपर बार है तो उनकी जगह नीचे 9 आ जाएगा। जैसे ऊपर एक डिजिट था तो एक 9 था। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 3 4 12, 3 3 9, 3 3 9, तो 4/33 इसकी फ्रैक्शन फॉर्म आ गई। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल नंबर इज़ आल्सो अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का जो कंसेप्ट था वो यहाँ पे हमारा क्लियर हो गया। अब इसके जो MCQs आपके पेपर में आ सकते हैं, उसमें सबसे पहले ये जो मैंने वर्डिंग बोली थी, ये वर्डिंग आ सकती है कि एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल इज़, तो उसके आगे ऑप्शन नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, होल नंबर होगा, तो आपने रैशनल टिक करना है। फिर फर्दर मोर इस तरह के जो डेसिमल फॉर्म्स हैं, रिकरिंग डेसिमल्स, इनकी कन्वर्जन वाले MCQs आ सकते हैं कि ये साइड आपके पास लिखी हो और आपने इसकी फ्रैक्शनल फॉर्म बतानी हो। अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके 9th क्लास में और फर्स्ट ईयर में इनका प्रॉपर मेथड लिखा हुआ है, जो कि प्रॉपर एक शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है जिसमें हमारे कम से कम 2 से 3 मिनट ज़ाया होते हैं। तो उस टाइम को बचाने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बना लिया कि अब हम इसका आंसर विद इन 5 सेकेंड कर सकते हैं। अब हम आएंगे इर्रेशनल नंबर्स की तरफ। अच्छा जी, अब हम आते हैं इर्रेशनल नंबर्स की तरफ। जिस तरह मैंने पहले रैशनल नंबर डिस्क्राइब किया था आपके सामने,
मैंने बोर्ड रेज नहीं किया ताकि वो जो डाटा हमारे सामने लिखा हुआ है वो लिखा रहे और हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो। जैसा कि रैशनल नंबर को हमने डिटेल से डिस्कस किया कि ये वो नंबर्स हैं जो दो इंटीजर्स के कोशेंट में एक्सप्रेस होते हैं विद द कंडीशन के डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता। इसी को अगर हम निगेट कर दें यानी इसका कम्प्लीमेंट ले लें तो हम ये कहते हैं कि अगर कोई नंबर दो इंटीजर्स के कोशेंट में इस कंडीशन के साथ एक्सप्रेस नहीं होता तो वो नंबर इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। यानी अगर हम वर्डिंग बोलें तो अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉन ज़ीरो। तो अगर कोई नंबर ऐसे नहीं एक्सप्रेस हो रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। अब जिस तरह रैशनल की अपनी डेफिनेशन थी, इर्रेशनल की अपनी डेफिनेशन कोई नहीं है, ये रैशनल का कम्प्लीमेंट है। जैसे आपके लिए बड़ी आसान एग्जांपल मैं कोट करता हूँ कि इवन और ऑड नंबर की मिसाल आप ले लें कि इवन नंबर तो वो हो गए जो 2 पे डिविजिबल हैं। अब ऑड के लिए क्या कहेंगे? ऑड के लिए आप ये नहीं कहते कि जो नंबर 3 पे डिविजिबल है, बल्कि आप ये कहते हैं कि जो नंबर 2 पे डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इवन नंबर का कम्प्लीमेंट है। इसी तरह से इर्रेशनल को हम ये कहते हैं कि जो नंबर रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। तो यहाँ बेहतर होगा कि हम इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लें। तो टाइप्स कह लें या आप ये कह लें कि हम कैसे नंबर को देख के ये अंदाज़ा लगाएंगे कि वो इर्रेशनल है या नहीं। तो हम इसमें यूँ कहते हैं कि पहले हमने ये कहा था कि रैशनल नंबर वो होता है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या रिकरिंग डेसिमल हो। उन्हीं दोनों बातों को हमने निगेट करना है। तो हम यूँ कहेंगे, टर्मिनेटिंग को निगेट करें तो हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर हम निगेट करें रिकरिंग को तो हम कहेंगे नॉन रिकरिंग। और साइन जो होता है, और को अगर हम निगेट करें तो वो एंड बन जाता है। तो हम यूँ कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, बजाय और लिखने के हम यहाँ एंड लिखेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ये जो दो कैटेगरीज हमने लिखी हैं कि जो नंबर टर्मिनेट भी ना हो यानी पॉइंट के बाद डेसिमल प्लेसेस फाइनाइट नंबर पे जाके स्टॉप ना करें, और फिर वो रिकरिंग भी ना हो यानी एक ही वैल्यू बार बार रिपीट भी ना हो, तो ऐसे नंबर्स कहलाएंगे आपके पास इर्रेशनल नंबर्स। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल आपके सामने अगर हम कोट करें तो एक पाई जो है ये ऐसा नंबर है जिससे आप सारे फेमिलियर हैं। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लेते होते हैं 22/7 जो कि 3.1415 इस तरह लिखते हैं हम। लेकिन अगर इसको हम लिखें कंप्यूटर की हेल्प से या कैलकुलेटर की हेल्प से तो ये 3.14159 यानी इस तरह से मूव करता है कि ना ये टर्मिनेट होता है और ना ये रिपीट होता है। तो इसका मतलब ना ये टर्मिनेटिंग है ना ये रिकरिंग है। तो ऐसे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगे वो इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे और ये फ्रैक्शन में p/q फॉर्म में इस कंडीशन के साथ एक्सप्रेस नहीं हो सकते। इसी तरह से आपकी बुक में एक एग्जांपल और भी है। ई जो है एक नंबर होता है, आइलर्स कांस्टेंट जो है वो, उसमें भी अगर आप देखें 2.718228 इस तरह कुछ चलता जाता है और वो कभी भी ना टर्मिनेट होता है और ना रिपीट। हम अपनी आसानी के लिए जब भी कोई इर्रेशनल नंबर आता है तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एज ए रैशनल नंबर यूज़ करते हैं। तो पाई के बारे में आप जानते हैं कि पाई की जगह हम यूजुअली इसकी जो अप्रॉक्सीमेशन है ये इक्वल का साइन और ये हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन देख रहे हैं 22/7। 22/7 इज़ बेसिकली 3.142857 142,857। अगर आप देखें तो एक तो ये फ्रैक्शन में पहले से लिखा हुआ है तो ये रैशनल है। दूसरा अगर हम डेसिमल भी देखें तो ये 142,857 ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिकरिंग भी है और ये फ्रैक्शन में लिखा भी है, इसका मतलब ये रैशनल है। जबकि पाई इर्रेशनल था तो हम इर्रेशनल के नियरली इक्वल एक रैशनल नंबर अपनी कैलकुलेशन में लिखते हैं। आप अगर ऑब्जर्व करें तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक इनकी वैल्यूज़ आपस में मैच करती हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि पाई इर्रेशनल है और 22/7 रैशनल नंबर है। तो ये था हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स का कंसेप्ट। इसके अलावा जनरल एक रूल याद रख लें आप लोग, अगर हम एग्जांपल्स की एक पूरी लिस्ट बनाएं तो जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 2, 3, 5, 6, 8, 11, 13, तो ये नंबर हमेशा इर्रेशनल नंबर बनाएगा।
तो इसके साथ हमारा रैशनल का और इर्रेशनल का जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एंटी टेस्ट का सेकंड लेक्चर है और कल तक जो हमने काम किया था लास्ट लेक्चर तक, उसमें हमने रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को डिस्कस किया था। उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया गया था कि आप एंटी टेस्ट को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, किस तरह प्रिपेयर करेंगे और क्या हमारी टेक्निक होगी यहाँ पे। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर का ही चल रहा है नंबर सिस्टम के हवाले से। रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स डिस्कस करने के बाद अब हम आ रहे हैं रियल नंबर्स के ऊपर। तो रियल नंबर की जो डेफिनेशन है सबसे पहले वो लिखना ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को रियल नंबर को डिफ़ाइन करना नहीं आ रहा होता। जिससे भी आप क्वेश्चन पूछें कि व्हाट इज़ रियल नंबर, तो हर एक आपको यही आंसर करता है कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल। हालांकि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर ये बेसिकली सेट ऑफ रियल नंबर को डिफ़ाइन करने की टेक्निक है, जबकि रियल नंबर इटसेल्फ एक अलग से हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो हम यूँ कहते हैं कि रियल नंबर क्या है? अ नंबर whose square is always non-negative। जिस नंबर का स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, इस नंबर को हम कहेंगे इज कॉल्ड अ रियल नंबर। अब नॉन नेगेटिव से मुराद ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर होना है। दैट इज़, अगर इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। अगर एक्स का स्क्वायर ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर है तो ये इस बात को इम्प्लाई करेगा कि एक्स एक रियल नंबर है। तो ये बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में बात होगी कि हमारे पास क्राइटेरिया आ चुका है कि हम किसी नंबर का स्क्वायर करके देखें। अगर उसका स्क्वायर ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर है, यानी कि पॉजिटिव है या ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो रियल नंबर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेट ऑफ रियल नंबर की। तो सेट ऑफ रियल नंबर इज़ डिनोटेड बाय आर एंड इट इज़ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। और ये भी एक अनकाउंटेबल इन्फिनिट सेट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको आप टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे। तो इसको लिखने के लिए हम आम तौर पे सेट बिल्डर फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म यूज़ करते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम यूँ कहेंगे कि x सच दैट x स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ये बड़ी सिंपल सी इसकी कंडीशन बना लेते हैं कि वो नंबर्स जिनके स्क्वायर ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर होते हैं वो नंबर्स रियल नंबर्स के सेट से बिलोंग करते हैं। अब रियल नंबर को अंडरस्टैंड करने के बाद अब हम इस काबिल हैं कि अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन कर लें। आपकी जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसका पेज नंबर 6 है और उसमें रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ मेंशन है। उन प्रॉपर्टीज़ को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बाकी मैं उनके नाम यहाँ आप लोगों के सामने लिख देता हूँ और कोशिश करते हैं कि प्रिसाइज वर्डिंग में उनको हम डिफ़ाइन कर लें। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर की हम बात करते हैं। इनमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे आप प्रॉपर्टीज़ की जब बात करते हैं तो साथ ऑपरेशन की बात हो जाती है। तो जो पेज नंबर 6 का मैंने आपको रेफरेंस दिया है उस पर कुछ एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम बात करें तो हम एडिशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, जिनको हम एडिशन लॉज भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ में एडिशन की प्रॉपर्टीज़ देखें तो इनकी हेडिंग में बना देता हूँ एडिशन लॉज। एडिशन के अंदर सबसे पहले हमें जो नज़र आता है लॉ वो है क्लोजर लॉ। तो लिख लें इसको सब हेडिंग बना के। क्लोजर लॉ जो है अगर इसको डिफ़ाइन किया जाए तो क्लोजर लॉ ये कहता है कि जब भी आप टू रियल नंबर्स सेलेक्ट करेंगे तो उन दो रियल नंबर्स का जो सम होगा वो भी अगेन रियल नंबर ही बनेगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज़ अगेन अ रियल नंबर। तो मैं यहाँ वर्डिंग में यूँ लिखता हूँ, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब ये हुआ कि हर दो रियल नंबर का सम भी दोबारा रियल नंबर ही बनेगा। अगर हम इसी को मल्टीप्लिकेशन की सेंस में देखेंगे
तो हम ये कहेंगे कि हर दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट भी रियल नंबर बनेगा। तो जो एडिशन वाला है उसको क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं, और जो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है उसको क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब इसी तरह इसके बाद एसोसिएटिव लॉ है, आप अगर पेज नंबर 6 देखेंगे तो उस पर आपको मिलेगा। उनको हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे कि उस पेपर में MCQs में आने का चांस ज़रा कम होता है। जो बातें इन प्रॉपर्टीज़ की MCQs के लिए ज़रूरी हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और बाकी बातें हम आप पे छोड़ रहे हैं ताकि आप उनको खुद रीड आउट कर लें, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तो मैंने क्लोजर लॉ लिखा है, अब क्लोजर लॉ से रेलिवेंट कुछ MCQs देखते हैं ताकि ये बात हमारे लिए और क्लियर हो कि ये कैसे आपके पेपर में आएगा। तो MCQs की हम बात करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की बेसिकली सारे के सारे यहाँ पे हम जो एग्जांपल्स या क्वेश्चंस कोट कर रहे हैं वो एज MCQs कर रहे हैं ताकि वो आपके ऑब्जेक्टिव के हवाले से तैयारी आपकी कंप्लीट हो। तो यहाँ लिखते हैं MCQ एक हम। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि MCQ की तरफ, जो जैसा कि पहले आपको मैं बता रहा था, क्लोजर लॉ से रिलेटेड एक MCQ यहाँ पे हम लिख रहे हैं, और MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ नॉट क्लोज्ड, यानी किस सेट में क्लोजर लॉ होल्ड नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आपके पास ये ऑप्शंस हैं, ये देख रहे हैं कि किस सेट में ये लॉ होल्ड नहीं करता। हमारे पास क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि हम दो नंबर्स पिक करेंगे सेट के, कोई से दो नंबर, अगर हर दो नंबर का सम उस सेट से बिलोंग करेगा तो क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। पहली ऑप्शन हमारे पास Q की है, रैशनल नंबर्स की। ये बड़ा एक कॉमन सा रिजल्ट है कि दो जब भी रैशनल नंबर्स आप ऐड करेंगे तो उनका सम भी दोबारा रैशनल नंबर ही बनेगा। इट मीन्स कि रैशनल नंबर का सेट एडिशन की रिस्पेक्ट से क्लोज्ड है। तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, जो कि हमने वो बताना है जो क्लोज्ड नहीं है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास Q प्राइम की है। Q प्राइम मीन्स सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। अब यहाँ थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं जब हम उन्हें ये कहते हैं कि क्या दो इर्रेशनल नंबर्स का सम दोबारा इर्रेशनल नंबर बनेगा। तो स्टूडेंट्स के माइंड में हमेशा जो एग्जांपल्स आ रही होती हैं वो √2, √3 इस तरह की आ रही होती हैं। तो वो सोचते हैं कि √2 को √3 में ऐड करेंगे तो ये तो आपस में ऐड नहीं होंगे, और अगर नहीं होंगे तो स्क्वायर रूट मेंटेन रहेगा, और इसका मतलब ये इर्रेशनल ही रहेगा। तो मोस्टली स्टूडेंट्स 99% यही कहते हैं कि इर्रेशनल नंबर का सेट भी क्लोज्ड है एडिशन की रिस्पेक्ट से, यानी दो इर्रेशनल नंबर का सम दोबारा इर्रेशनल नंबर ही बनता है। हालांकि ऐसा नहीं है। अभी हम एक एग्जांपल कोट करते हैं। जब भी किसी रिज़ल्ट को फेल करना हो मैथमेटिक्स में तो हम काउंटर एग्जांपल ढूंढ रहे होते हैं। तो हमें एक काउंटर एग्जांपल मिल जाती है, वो ऐसी मिलती है कि अगर हम इस सेट से Q प्राइम से, यानी इर्रेशनल नंबर्स में से एक नंबर √3 लेते हैं, A जिस तरह हमने दो नंबर चूज़ करने A और B, तो इसी तरह इसके साथ एक नंबर हम नेगेटिव √3 ले लेते हैं, क्योंकि अगर ये इर्रेशनल है तो ये भी इर्रेशनल है और दोनों डिफरेंट नंबर है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब जब आप इन दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0, जिसका मतलब ये हुआ कि दो इर्रेशनल नंबर का सम 0 हो रहा है। और अगर 0 हो रहा है तो आप सारे जानते हैं कि 0 कैन बी रिटन एज 0/1, सो ये तो रैशनल नंबर बन गया। तो दो इर्रेशनल नंबर का सम किया हमने और हमारा आंसर जो है वो रैशनल नंबर बन गया है। इट मीन्स इर्रेशनल नंबर्स के दो एलिमेंट का सम दोबारा रैशनल बन सकता है और इर्रेशनल नहीं बनता। इसका मतलब है कि इस सेट के दो एलिमेंट्स का सम सेट से बाहर जा रहा है, विच शोज़ दैट कि ये सेट अंडर एडिशन क्लोज्ड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 0 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ Q प्राइम, यानी दो एलिमेंट्स इसके हमने चूज़ किए, उनका सम किया, लेकिन आंसर उस सेट से सम का बिलोंग नहीं कर रहा। सो हम कह सकते हैं कि ये वाला सेट अंडर एडिशन क्लोज्ड नहीं है। तो ये टिक कर देते हैं ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। आगे सेट ऑफ रियल नंबर था, तो सेट ऑफ रियल नंबर आप जानते हैं कि दो रियल नंबर्स, अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी भी है कि ये प्रॉपर्टी दो रियल नंबर की एक जनरल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि इस सेट में क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। सो द ओनली ऑप्शन विच इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज़ बी ऑप्शन, दैट इज सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। इसी तरह अगर आप चाहें तो यही सेम क्वेश्चन आप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी करें और उसमें भी आप देखेंगे कि आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही मिलेगा आपको। उसकी वजह यह है कि जिस तरह दो इर्रेशनल नंबर का सम दोबारा इर्रेशनल नंबर नहीं बनता, इसी तरह उनका प्रोडक्ट भी इर्रेशनल नंबर नहीं बनता। उसकी एग्जांपल भी कोट कर लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर एक नंबर चूज़ करता हूँ √2,
ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, और इसी को नंबर को मल्टीप्लाई करें -√2 के साथ। अब ये दोनों डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स हैं और इनका जो प्रोडक्ट है वो आप देख सकते हैं माइनस बाहर आएगा, स्क्वायर रूट से कटेगा और 2 आ जाएगा। नाउ -2 इज़ बेसिकली अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म -2/1। सो हम कह सकते हैं कि अब दो इर्रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट रैशनल बन गया है, यानी इर्रेशनल के सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। which shows that q prime is not closed with respect to multiplication also। तो हम कंक्लूजन ड्रा कर लेते हैं इसका। सो q prime is not closed with respect to multiplication। तो यहाँ से ये बात हमारी, यानी ये एक MCQ के दो एंगल्स मैंने आपको बता दिए, दोनों एंगल से ये बात क्लियर है कि ये सेट अंडर एडिशन भी क्लोज नहीं है और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज नहीं है। तो ये जो हम रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे उनमें से पहले हमने एडिशन लॉज में से एक लॉ क्लोजर लॉ यूज़ किया था। इसके साथ आप खुद रीड कीजिएगा एसोसिएटिव लॉ, और उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा, एडिटिव इन्वर्स आएगा और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आएगी। तो ये बाकी जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, इससे रेलिवेंट कुछ MCQs पास पेपर्स में आए हुए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे चलेंगे रियल नंबर की जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी तरफ, तो एक एक करके वो भी शुरू करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ इनइक्वालिटीज़ के साथ रिलेट करती हैं उनके बारे में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ का ये टॉपिक है हमारा, और मैंने ये 4 सिंबल्स यहाँ ड्रा किए हैं। ये भी आपके MCQs के वाले से एक बार पूछा गया था कि नंबर ऑफ़ टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, तो 1 2 3 4 आपके पास ऑप्शंस थे। तो आपने याद रखना है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, स्ट्रिक्टली लेस और स्ट्रिक्टली ग्रेटर। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके कोर्स में डिस्कस हुई जो आपके MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है और जिनमें थोड़ी सी बुक के अंदर मिसकंसेप्शन का एक एलिमेंट है कि जो बुक में क्लियर नहीं लिखा हुआ, तो वो भी इंशाल्लाह आज हम क्लियर करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए मैंने ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, जिसको ऑर्डर एक्जीम भी कहते हैं। और ट्राइकॉटमी या ऑर्डर एक्जीम बेसिकली ये है कि इसमें आप दो रियल नंबर्स के दरमियान ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R, कोई भी दो रियल नंबर आप चूज़ करें तो इनके दरमियान 3 तरह का रिलेशनशिप पॉसिबल है। आइदर A इज़ लेस देन B, या A B से लेस होगा, और A B से ग्रेटर होगा, और A B के इक्वल होगा। चूँकि इसके 3 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं इसलिए इसको ट्राई मीन्स 3, ट्राइकॉटमी या ऑर्डर एक्जीम इसलिए कहते हैं कि इसका ऑर्डर डिफाइन हो सकता है कि कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर बड़ा है। तो इन तीनों में से एक वक्त में एक पॉसिबिलिटी हमेशा होल्ड किया करेगी, और ये प्रॉपर्टी इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि ये प्रॉपर्टी रियल नंबर्स में तो है लेकिन कम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं है। तो अब अगर आपसे कोई MCQs में ये पूछ ले कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स एंड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स इज़, सो दिस इज़ बेसिकली द ओनली डिफरेंस। ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करती है, कम्प्लेक्स नंबर में एग्जिस्ट नहीं करती। कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आप ऑर्डर डिफाइन नहीं कर सकते, आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा कम्प्लेक्स नंबर स्मॉलर है या कौन सा कम्प्लेक्स नंबर ग्रेटर है। तो ये इसके बारे में हमारे पास जो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो हमने एक्वायर कर ली है। अब ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी के बाद इनइक्वालिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ बाकी बुक में लिखी हैं उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कहाँ मिसकंसेप्शन का एलिमेंट बन सकता है आपका। नंबर 2 पे मैं लिखता हूँ, ये एक प्रॉपर्टी आपके कोर्स में लिखी हुई है कि इफ़ A इज़ लेस देन B देन, इसमें एक बात लिखी है कि जब हम 1/A करेंगे यानी इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगा सिंबल। पहले आप देखें A लेस देन B था, रेसिप्रोकेट करने से A 1/A ग्रेटर देन 1/B हो गया। अब इस प्रॉपर्टी का जितने भी आप स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं आप सारे देख रहे होंगे कि इसमें कोई बज़ाहिर गलती नहीं है या मिसकंसेप्शन नहीं है। हालांकि इस प्रॉपर्टी के अंदर एक मिसकंसेप्शन का एलिमेंट है और वो ये है कि इसके साथ एक कंडीशन रिलेट करती है। अगर कि MCQs में ये आ जाता कि इफ़ A इज़ लेस देन B देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, और ऑप्शन ये आपको नज़र आता तो आप फ़ौरन वो टिक कर लेते। हालांकि ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं उसकी रीज़न आपको बताता हूँ। इस पे जो प्रॉपर्टी पे जो कंडीशन है वो ये है कि ये उस वक्त कंडीशन होल्ड करती है, यानी रेसिप्रोकेट करने से
इनइक्वालिटी का साइन उस वक्त चेंज होता है जब दोनों के साइन सेम हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूँ कि 3 जो है ये लेस देन 4 है, तो आप जानते हैं कि 3 और 4 दोनों पॉजिटिव साइंस वाले हैं। अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करता हूँ तो 1/3 ग्रेटर हो जाएगा 1/4 से। उसकी रीज़न ये है कि 1/3.33 बन रहा है अप्रॉक्सीमेटली और 1/4.25 बन रहा है, तो डेफिनेटली 1/3 1/4 से ग्रेटर है। लेकिन यही सेम क्वेश्चन अगर मैं यूँ लिखता -3 लेस देन +4, तो अभी भी ये भी दो रियल नंबर्स थे, इस तरह ए और बी हैं, ये भी ए और बी रियल नंबर्स हैं। लेकिन अब अगर मैं इसको इन्वर्ट भी करूँगा तो इन्वर्ट करने से भी 1/3 जो माइनस वाला है वो स्टिल नेगेटिव होने की वजह से लेस ही रहेगा। इसका मतलब अगर दोनों के साइन अपोजिट हुए तो रेसिप्रोकेट करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो अब ये इसका मतलब ये हुआ कि इसके डायरेक्ट ऑप्शन में आप ये वाली बात टिक नहीं कर सकते, इसके साथ एक कंडीशन आपको एसोसिएट करनी पड़ती है। उस वक्त के बाद जाके आप ये इस काबिल हो सकते हैं कि आप ये बता सकें कि कौन सी बात ट्रू है। अब इसको प्रॉपर MCQs में कन्वर्ट करते हैं। देखें ज़रा, लेकिन जी हमने एक MCQ बनाया है, इसी बात को जो मैंने पहले एक्सप्लेन की थी, इसी बात को मैंने दोबारा MCQs में कन्वर्ट किया। अब आप देखें कि कंडीशन हमने ये बनाई है कि इफ़ A B बिलोंग्स टू R, दो कोई से रियल नंबर है, उन पे कंडीशन ये है कि A लेस देन B है, A B से स्मॉलर है। और फर्दर ये हम कह रहे हैं कि फिर इसमें कौन सी बात विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू। अब ये मैटर करता है, यहाँ सम टाइम कुड भी लिखा होगा, यहाँ सम टाइम मस्ट भी लिखा होगा। दोनों के लिखने से क्वेश्चन की नेचर इंटायरली बदल जाएगी। कुड बी ट्रू का मतलब ये होगा कि कौन कौन सा ट्रू हो सकता है, क्योंकि अभी कोई कंडीशन नहीं है नंबर्स के ऊपर। हो सकता है दोनों नंबर्स पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों या अपोजिट साइंस वाले हों। तो हम जानते हैं कि साइन सेम होने से डिफरेंट रिजल्ट बनता है और साइन अपोजिट होने से डिफरेंट रिजल्ट बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों सेम साइन वाले हैं तो ये बात भी ट्रू है। ये वाली बात हो रही है जिसमें आप इन्वर्ट करके कहते हैं कि अगर A लेस देन B है तो इन्वर्ट करने से साइन बदलेगा उसका, और अगर इन दोनों के अपोजिट साइन है तो फिर पहली वाली बात भी ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बातें ट्रू हो सकती हैं, तो ये कुड बी ट्रू वाले ऑप्शन में दोनों आ सकते हैं। और तीसरी बात जो है A² ग्रेटर देन B²। अब इसका भी बड़ा क्लियर आइडिया हमें कि अगर A B से लेस है तो A² B² से ग्रेटर B हो सकता है। उसकी रीज़न हमारे पास ये एग्जांपल देखें, मैं कहता हूँ कि -3 लेस है 2 से, ये बड़ी क्लियर बात है। लेकिन इसका स्क्वायर करें तो ये 9 है, इसका स्क्वायर 4 है, तो ये तो साइन अपोजिट हो रहा है। इसका मतलब अगर A लेस देन B होगा तो स्क्वायर A का B से ग्रेटर भी हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से आखिरी ऑप्शन भी ट्रू हो सकता है। अगर हम कहते हैं कि 2 लेस देन 3 है, जिस तरह A लेस देन B था, तो 2 का स्क्वायर भी 3 के स्क्वायर से लेस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये ट्रू हो सकती हैं, क्योंकि ये सारी ऑप्शंस जो हैं ये किसी न किसी कंडीशन के साथ लिंक हैं। तो जब भी क्वेश्चन बगैर किसी कंडीशन के आएगा तो कुड बी ट्रू में आप ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन टिक कर सकते हैं, अगर वो सारी बातें आपको ट्रू लग रही हैं। अगर यहाँ मस्ट भी ट्रू होता तो फिर हमें देखना होता कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हर कंडीशन में ट्रू होगा। तो उस ऑप्शन को बनाने के लिए पहले तो ये बात आपने क्लियर कर ली कि ये सारे ऑप्शंस पॉसिबल हैं। अब इसको चेंज करते हैं, कुड बी की जगह हम मस्ट बी ट्रू करते हैं। अब जब मस्ट की बात करेंगे तो ये वाली कंडीशन मस्ट नहीं है, इसलिए मस्ट नहीं है कि तो डिपेंड करती है साइन के ऊपर, ये भी मस्ट नहीं है कंडीशन, और ये वाली कंडीशन भी मस्ट नहीं है, ये भी मस्ट कंडीशन नहीं है। हर एक में कोई ना कोई कंडीशन है, वो कंडीशन पूरी हो तो ऑप्शन ट्रू, ना हो तो नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आखिरी ऑप्शन A³ लेस देन B³ बना लूँ तो अब आप देख सकते हैं कि जैसे मर्जी आप दो नंबर चूज़ करें, कोई भी दो रियल नंबर, वो पॉजिटिव हों, वो नेगेटिव हों, वो सेम साइन वाले हों, वो अपोजिट साइन वाले हों, अगर A लेस देन B है तो फिर कंफर्म होगा कि A का क्यूब B के क्यूब से लेस ही होगा। यानी इस कंडीशन, इस जो ऑप्शन है उसके ट्रू होने के लिए किसी एक्स्ट्रा कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। सो ये जो आखिरी वाला ऑप्शन है ये हर केस में ट्रू है, तो इसे हम कहेंगे ये मस्ट बी ट्रू ऑप्शन है हमारा। तो इस तरह से आप MCQ जब भी अटैम्प्ट करते हैं सबसे पहले उसकी नेचर पढ़नी है आप लोगों ने। बाज़ ऑप्शन कुड बी ट्रू वाले देखने पड़ते हैं और बाज़ हमें मस्ट बी ट्रू वाले देखने पड़ते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन पूरी तरह पढ़ें, उसके बाद अंदाज़ा लगाएं कि कौन सा ऑप्शन हर कंडीशन में ट्रू है और कौन सा किसी स्पेसिफिक कंडीशन में ट्रू होगा। तो ये बड़ी
छोटी बातें हैं, बड़ी बेसिक बातें हैं, लेकिन ये आपको ना पता हो तो आप बड़ी माइनर सी मिस्टेक की वजह से अपना एंटी टेस्ट का एडमिशन जो है उसको ज़ाया कर सकते हैं। अब ये इनइक्वालिटीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ की आपको अवेयरनेस देनी थी। इसके बाद पेज नंबर 10 आपकी बुक का है, उस पर कुछ इक्वालिटी के रूल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे हम इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ लिख के हमने टाइम ज़ाया नहीं करना, उनसे आप लोग फेमिलियर हैं। जस्ट आपने इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज वाली कैटेगरी में डाल के वो इन्फॉर्मेशन एक्वायर करनी है। उसमें मैं कुछ आपको बोल के बता देता हूँ। उसमें से एक आपको मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन, इसी तरह रूल ऑफ कोशेंट ऑफ फ्रैक्शन। आपके सामने अगर बुक पढ़ी है फर्स्ट ईयर की तो आप पेज नंबर 10 देख सकते हैं। और एक कॉमन सा उसमें रूल यूज़ है जिसको हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। सिर्फ वो एक मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो गोल्डन रूल जो है उसका रेफरेंस और इसके साथ कुछ और रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। पेज नंबर मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूँ 10 है आपका फर्स्ट ईयर की मैथ की बुक का, और इस पे ये रूल मेंशन है गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। मैं इसको सिर्फ गोल्डन रूल लिख रहा हूँ यहाँ पे। रूल ये कहता है कि जब भी आपके पास एक फ्रैक्शन मिलेगी आपको a/b टाइप की, यानी जब भी आपको डिफाइंड फ्रैक्शन मिले a और b, जिसमें आप जानते हैं डिफाइंड का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो ना हो, तो इस फ्रैक्शन को आप किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं उस नॉन ज़ीरो नंबर को k रख रहा हूँ, तो k से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और k से आप डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि ये k जो है ये नॉन ज़ीरो हो। तो सिंपल वर्डिंग में याद रखें कि गोल्डन रूल फ्रैक्शन क्या चीज़ है कि किसी भी फ्रैक्शन को किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है। दिस रूल इज़ नोन एज गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। अगर ये MCQs में आ जाता है आपके, हो सकता है कि ऐसे आपके पास 4 ऑप्शंस हों और ऊपर लिखा हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो आपने याद रखनी है बात कि सिर्फ इतना लिखना काफ़ी नहीं होगा, ये कंडीशन साथ कंपलसरी है। चूँकि मैथ में किसी भी नंबर से जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो उस नंबर के नॉन ज़ीरो होने की हमारे पास गारंटी होनी चाहिए। तो हो सकता है किसी ऑप्शन में ये मेंशन हो और किसी में मेंशन ना हो, तो जिस ऑप्शन में ये मेंशन होगा वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन कंसिडर होगा। बाकी A और B पे कंडीशन होना ज़रूरी नहीं है, वो कंफर्म बात है कि अगर फ्रैक्शन डिफाइंड है तो B नॉन ज़ीरो होगा और A ज़ीरो हो भी सकता है। सिर्फ जो ज़रूरी कंडीशन है वो हमारे पास यहाँ K पे अप्लाई होगी। तो ये पेज नंबर 10 का मैंने आपको बताया। बाकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैं एक एक करके यहाँ लिखता हूँ जो हमारी ज़रूरी हैं, और फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, अब हम आते हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की बाकी रह गई हैं। अब ये 3 बड़ी फेमस प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके नाम लिखे हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये प्रॉपर्टीज़ फ़िलहाल हम इक्वालिटी के लिए डिस्कस कर रहे हैं, इक्वल का जो साइन है उसके लिए। तो पहली प्रॉपर्टी जो रिफ्लेक्सिव है उसका मतलब रिफ्लेक्शन होनी है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, हर रियल नंबर के लिए क्या प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव कि a इज़ इक्वल टू a, यानी हर रियल नंबर अपने इक्वल होता है। ये कहलाती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इक्वलिटी। यही सेम प्रॉपर्टी अगर इनइक्वालिटी में देखी जाए तो हम ये देख सकते हैं कि a लेस देन a नहीं होता। इट मीन्स ये कह सकते हैं हम कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी स्ट्रिक्टली लेस देन या ग्रेटर देन वाले साइन में होल्ड नहीं करती। आगे चलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्री का मतलब ये है कि अगर 2 रियल नंबर चूज़ करेंगे फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r, और उनमें a अगर b के इक्वल हुआ तो फिर b a के इक्वल भी होगा। ये कहलाती है आपके पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इसमें सिमेट्री है बेसिकली, a b के इक्वल और b a के इक्वल। अगेन ये प्रॉपर्टी भी सिर्फ इक्वलिटी में होल्ड करती है, इनइक्वालिटी में नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर a लेस देन b होगा तो फिर b लेस देन a नहीं हो सकता। तो अगेन वही बात आ गई कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इक्वलिटी में होल्ड करती है, लेस देन या ग्रेटर देन वाले साइन में होल्ड नहीं करती। आगे चलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये कॉमन प्रॉपर्टी है जो इक्वलिटी में भी होगी और इनइक्वालिटी में भी होल्ड कर जाएगी। तो ये इसका एक उन दो से एक डिफरेंट जो है केस बनता है। इसमें हम ये कहते हैं कि फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू r, यानी कोई भी 3 रियल नंबर्स आप चूज़ करें, जैसे मर्जी 3 रियल नंबर्स हों, अगर उनमें से a b के इक्वल हुआ और b c के इक्वल हुआ तो फिर इम्प्लाई करेगा कि a c के इक्वल है, यानी फर्स्ट वाला लास्ट वाले के इक्वल है।
और जैसे कि मैंने पहले बताया है कि ये प्रॉपर्टी इक्वालिटी के साथ साथ इनइक्वालिटी में भी होल्ड करती है। जैसे कि मैं अगर लिख के बताऊँ आपको, दैट इज़ कि अगर हम कहेंगे A इज़ लेस देन B एंड B इज़ लेस देन C, तो डेफिनेटली ये इम्प्लाई करेगा कि फिर A लेस देन C भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इक्वालिटी और इनइक्वालिटी दोनों के लिए अप्लाई हो सकती है। तो यहाँ रियल नंबर्स की जो ज़रूरी प्रॉपर्टीज़ थी आपके पेपर के हवाले से, आपके टेस्ट के हवाले से, वो हम डिस्कस कर लिए। इसके अलावा आप ख़ुद बुक पढ़ेंगे अपनी, और अगर आपको कोई प्रॉपर्टी कंफ्यूज कर रही हुई तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। लेक्चर के एंड पे आपको टाइम मिलता है क्रॉस क्वेश्चनिंग का। अगर उस तरह भी ना हो सका तो आप अपना मैसेज वॉइस रिकॉर्ड करवा के हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका आंसर आपको थ्रू वॉइस मैसेज मिल जाएगा। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह बात आपको क्लियर हो चुकी होगी, और जो डिस्कशन सेशन होगा उसमें ये बात दोबारा भी डिस्कस हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। रियल नंबर्स का काम हमने आलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। अब हम एक्सटेंशन की तरफ जा रहे हैं। रियल नंबर्स की जो एक्सटेंशन है वो है कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। तो कम्प्लेक्स नंबर्स का स्टार्ट करेंगे, थोड़ा उसकी बेस समझेंगे, उसका ओरिजिन समझेंगे, और फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे हम। तो शुरू करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स को। लेकिन जी स्टार्ट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स को। तो कम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन हम इस तरह से करते हैं, थोड़ा सा मैंने आपको पहले आइडिया दिया है कि ये रियल नंबर्स की एक्सटेंशन है, यानी ये वो सेट है जो रियल नंबर से भी नेक्स्ट लेवल पे आता है और ये उसको भी कंटेन करता है। तो कम्प्लेक्स नंबर को हम डिफ़ाइन करते हैं कि अ नंबर विच कैन बी रिटन, जिसको लिखा जा सकता हो, कैसे, इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा, जिसमें आगे डिटेल a b और आयोटा की क्या है कि वेयर a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स, यानी दोनों रियल नंबर्स हों, और आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर होगा आयोटा, इज़ कॉल्ड अ कम्प्लेक्स नंबर। अब इसमें ये पहली बात तो आप सारे जानते हैं, इससे आप फेमिलियर हैं कि a और b के रियल होने का क्या मीनिंग है। हमें थोड़ा डिस्कस करना है कि ये आयोटा जो है, जो स्क्वायर रूट -1 के बराबर है, ये क्या चीज़ है, इसका क्या ओरिजिन है। तो आयोटा जो है ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था एक साइंटिस्ट आयलर ने। ये आपके इंफॉर्मेशन के हवाले से आपने याद रखना है। आयलर बेसिकली इक्वेशन सॉल्व कर रहा था, चूँकि ये मैथमेटिशियन भी था, तो इक्वेशन जब भी सॉल्व की जाती हैं तो उस वक्त उसकी डोमेन देखी जाती है, किस डोमेन में रह के उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। जिस वक्त ये सॉल्व कर रहा था इक्वेशन थी x² + 1 = 0। इस वक्त तक जो नंबर्स मैथमेटिक्स में डेवलप हो चुके थे, डिफाइंड हो चुके थे, वो सिर्फ रियल नंबर्स तक थे। जिसका मतलब ये हुआ कि आयलर को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट ऑफ रियल नंबर्स में ढूंढना था, यानी उसने फाइंड करना था कि ऐसा रियल नंबर मिल जाए कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। अब सॉल्व करने के लिए लॉजिकली नेक्स्ट स्टेप आप भी समझते हैं कि ये x² एक तरफ करना था और 1 इस साइड पे लाना था। जब 1 इस साइड पे लेके आएंगे तो x² हो गया -1। अब यहाँ पे x एक रियल नंबर चाहिए था हमें, और ऐसा रियल नंबर जिसका स्क्वायर -1 के इक्वल हो। तो ये हम जानते हैं कि रियल नंबर की डेफिनेशन है कि रियल नंबर का स्क्वायर, आज हमने डिफाइन किया है कि रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये 0 या 0 से ग्रेटर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट ऑफ रियल नंबर में पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ आयलर स्टक हो गया, उसको क्लियर ना हुआ कि कैसे इसको डील किया जाए। जब इसका स्क्वायर रूट लिया गया तो हमें आंसर जो मिल रहा है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 मिल रहा है। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं रियल नंबर जिसका स्क्वायर करें और हमें आंसर -1 मिल जाए। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी अरसे तक यहीं रुका रहा, स्टक रहा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अब हुआ ये कि जब इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो ये पोजीशन, जो कंडीशन थी, ये बार बार मुख्तलिफ क्वेश्चन में आ रही थी। जैसे अभी तो ये -1 का स्क्वायर रूट था, हो सकता है उसी दौरान -16 का स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़े, या -9 का, या -4 का। तो ये प्रॉब्लम जो था ये और प्रॉब्लम्स को भी साथ राइज कर रहा था। तो इसके लिए फिर किया ये गया कि इस -1 का जो स्क्वायर रूट है इसको हमने किसी सिंबल से डिनोट करना था। तो आयलर ने ये कहा कि अगर ये नंबर रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता तो इसके साथ कोई सिंबल अटैच कर दिया जाए। तो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो इमेजिनरी वर्ड है उसको इमेजिनेरियस कहा जाता है, और चूँकि इमेजिनरी का स्टार्ट आई से होता है तो इमेजिनरी का स्टार्ट, इमेजिनेरियस का स्टार्ट भी आई से ही होगा। लेकिन जिसको हम ए बोलते हैं उसको ग्रीक लैंग्वेज में अल्फ़ा, जिसको हम बी बोलते हैं उसको बीटा, इसी तरह जिसको हम आई बोलते हैं उसको वो आयोटा बोलते हैं। तो इसलिए चूँकि ये इमेजिनरी वर्ड था, इमेजिनरी नंबर था, इसकी कोई रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस नहीं थी,
इसलिए उन्होंने इसको डिनोट किया आई से। अब हमारी लैंग्वेज में ये आई की तरह का सिंबल है, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज में इसको आयोटा बोला जाता है। तो इसलिए जब इसको रिप्रेजेंट किया गया इस सिंबल के साथ तो ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद जिस जिस नंबर में नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर आता उसको साइड पे करके अलग करके आयोटा से रिप्रेजेंट कर देते। तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हुआ। तो यहाँ हमारे जो काम की बात है, जो हमारे MCQs के लिए ज़रूरी है, वो ये है कि आयोटा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑयलर। साइंटिस्ट का नेम आपने इन्फॉर्मेशन में याद रखना है। फर्दर मोर आप ये याद रखें कि अगर इसके साथ कोई MCQs बनाना चाहें हम, तो हम वो भी बना सकते हैं। मैं आपके सामने बोर्ड पे एक MCQ लिखता हूँ जो कि इस छोटी सी बात के साथ लिंक हुआ है। फिर हम फर्दर कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो MCQ हम ये बना सकते हैं कि अगर आपसे ये कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट which of the following set is empty set, कौन सा सेट एम्प्टी सेट है। तो मैं इसके ऑप्शन लिख रहा हूँ आपके सामने। नंबर 1, x such that x is a rational number, x एक रैशनल नंबर है, and x square is equal to 4। ये एक ऑप्शन लिख लेते। एक ऑप्शन हम लिखते हैं x such that x is a real number and x square is equal to 4। और एक ऑप्शन हम लिख लेते हैं x such that x is a real number and x square equals to -1। और एक ऑप्शन हम D लिख लेते हैं जिसे हम ऑल ऑफ दीज भी कह सकते हैं या नन ऑफ दीज भी कह सकते हैं। तो इनिशियली हम इसको लिख देते हैं ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज भी कह सकते हैं। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि x अगर रैशनल नंबर हो तो उसका स्क्वायर 4 हो सकता है। ये एम्प्टी नहीं है। इसलिए एम्प्टी नहीं है कि हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। -2 का स्क्वायर भी 4 है, वो भी रैशनल है, और +2 का स्क्वायर भी 4 है, वो भी रैशनल है। इसका मतलब ये सेट एम्प्टी नहीं है। आगे चलते हैं। x अगर रियल नंबर हो और उसका स्क्वायर 4 के इक्वल हो तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारे पास है। -2 भी एक रियल नंबर है, +2 भी एक रियल नंबर है, जिन दोनों के स्क्वायर 4 के इक्वल हैं। लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है इसमें हमारे पास कोई ऐसा रियल नंबर नहीं मिल रहा हमें कि जिसका स्क्वायर -1 के इक्वल हो। आप बेशक यहाँ -1 आप लिख सकते हैं, -2 लिख लें, -3 लिख लें, कोई भी नेगेटिव नंबर लिख लें। तो रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इसका हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो हम कहेंगे ये एम्प्टी सेट है। तो इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन है। तो इसके साथ ये एक MCQ हमने लिंक किया ताकि ये कंडीशन हम अप्लाई करना सीखें और आपको एक विजन दिया जा सके, विजन मिले आप लोगों को कि किस तरह आपने टॉपिक के साथ MCQs के बारे में सोचना है।